हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटिक्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरा लेक्चर मैं लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश महारानी का जो शासन कब लगा था, तो 1858 से जब ब्रिटिश शासन भारत में आया उसका हम लोगों ने कुछ रिवीजन के तौर पर जो है वो नोट्स हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर कीजिएगा, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है। और जब तक से आप लोग उसको शॉर्ट्स नोट्स को नहीं देखिएगा तब तक से आपको ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन था उसको मैंने पढ़वाया था, और ये पॉलिटी का नया सीरीज है और इसमें हम लोग आज तीसरा लेक्चर करेंगे। और इस सीरीज में हम लोग जो है वो थ्योरी प्लस MCQ दोनों करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति दे दिया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में जो है वो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अनुमति भी दे दिया गया था, लेकिन उस पर पूरक प्रश्न पूछने का जो है अनुमति नहीं दिया गया था। आइए हम लोग जो है कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। 1892 में भारतीय परिषद नियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया। और इस अधिनियम के तहत 6 दिन के पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने की अधिकार जो है वो नहीं दिया गया। आप जो है इसको याद रखिएगा, मतदान का भी अधिकार नहीं था और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। किसको? तो भारतीयों को। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिक आधार पर जो है वो बांटा गया था। आइए हम लोग देख लेते हैं उसका कुछ की पॉइंट। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो है वो प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया? तो उपयुक्त में से किसी में नहीं। देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। यानी कि भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 में किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अगला है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन आया था। वहीं अगर प्रांत में द्वैध शासन बोलेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन आया। एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और ट्रांसफर सब्जेक्ट यानी कि हस्तांतरित विषय। अगर पूछेगा कि द्वैध शासन लगा तो केंद्र में कितने भागों में उसको बांटा गया? 2 भागों में, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में। और प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था वो 1935 में खत्म कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का सदस्य चुना गया था। और 1892 में भारतीयों को जो है वो बहस करने का जो है वो स्वीकार किया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का नहीं।
आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ था, सही बात है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल किया गया था, नहीं, यह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में आया था, मैंने आपको ऊपर बदलाया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायन शक्ति का हस्तांतरण दिया, ये बात सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, 2 नंबर गलत है। आइए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम में राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषय 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में जो है वो बांटा गया। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांत के मध्य भी शक्तियों का जो है बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का सवाल है, ये जो है वो 1909 के अधिनियम के तहत आया था। 1919 का अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियो के लिए भी विस्तार किया गया। अगर देखिए मुसलमानों के लिए बोलेगा तो 1909 हम लोग जानते हैं, लेकिन सिख, यूरोपीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए निर्वाचन का बोलेगा तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आया था। आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? तो ब्रिटिश प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आया था। अगला है कि ब्रिटिश में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1919 में हुआ था, जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में, इसको जो है छोड़ लीजिए, झारखंड ने जो है वो अलग मांगना था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी कि जो भारतीय विधान पालिका था उसको प्रथम बार द्विसदनीय जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आया। आइए हम लोग जो है उसको कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना किया गया। ऊपर सदन यानी कि राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक रह कहलाता था, तथा इस अधिनियम के धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्य में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, जिसको केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहा जाता था, जो कि 3 वर्षों के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें से 100 जो है निर्वाचित तथा 40 मनोनीत हुआ करते थे, जिसमें 26 सरकारी जो है वो अधिकारी हुआ करते थे या फिर सरकारी सेवा से आते थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद में 60 सदस्य हुआ करते थे निर्वाचित, तथा से 27 जो है वो मनोनीत किए जाते थे, जबकि केंद्रीय विधान सभा के सदस्य संख्या बढ़ाकर के 143, जिसमें से 102 निर्वाचित, 41 मनोनीत तथा फिर 145 किया गया, जिसमें 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था।
बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने का कारण उनके उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्य की संख्या शामिल कर दिया गया है। तो आप लोगों को जो है वो मेनली याद रखना है कि 1919 के तहत ही केंद्र में जो है वो उसको विधान पालिका में जो है वो 2 भागों में बांटा गया था। आप इतना बस याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो द्विसदनीय विधायिका जो है वो 1919 के एक्ट लाया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार स्वीकृति था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का जो है प्रावधान किया गया था। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो केवल जो है वो 2 सही है। मोंटेग्यू सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह समिति वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर जो है वो आधारित नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन ए नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 21 साल से के जो लोग हुआ करते थे महिला, वो क्या वोट दे सकती थी। तो ऐसा नहीं किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान जो है वो विधानमंडल में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा जो है वो सही है। तो देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। सही बात है। भारत सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। यह भी सही बात है। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए नंबर और 2 नंबर दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आइए देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 ईस्वी में किया गया था। स्थापना हुआ था 1855 में। इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित किए जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद भी यह परीक्षा भारत में न होकर के लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी चाहिए। पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में हुआ था। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होने लगी तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से जो है वो अधिक हो गया था। तो ICS की आरंभ जो है वो 1854 में स्टार्ट हुआ था। पहले लंदन में हुआ करता था, लेकिन 1919 अधिनियम के तहत भारत में भी होने लगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। 1926, 1937 या फिर 1945। आइए जो है हम लोग देखते हैं। उत्तर चयन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और सी सही होगा। देखिए प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है वो हुआ था। तो ए और सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। तो 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी कि केंद्र विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 धारा 42 व 43 से प्रेरित है। आप जो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत
प्रवृत्ति किया गया? तो 1935 के सरकार अधिनियम के द्वारा। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है वो प्रवृत्ति में किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन आदि व्यवस्था जो है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची विषय का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता के शत्रुपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता कौन सा नहीं है? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को अवशिष्ट अवघटित किए गए थे, यह जो है वो गलत है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, सही बात है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के शत्रुपात का संकेत था, यह भी सही बात है। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर गया था, यह भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन जो है वो आपका 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था लाया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा करके पूछा है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को जो है वो दिया गया था। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान यह जो है नहीं था। विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेही, प्रांतीय एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का जो है वो नॉमिनेटेड करना, ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में जो है वो किया गया था। भारत में सर्वप्रथम संविधान निर्माण का जो है उल्लेख जो है वो क्रिप्स मिशन में जो है वो किया गया था। अन्य तीनों विकल्प जो है शासन अधिनियम 1935 से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है या फिर इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिला था? अगला है कि इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है या फिर इसके द्वारा जो है रियासती समाप्त हो गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा कि भारत में वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्तता शासन की स्थापना। चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठा है प्रांतीय विधानमंडल और सातवां है केंद्र एवं प्रांत में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। ये सारे 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम
के फलस्वरूप वर्मा भारत से जो है वो अलग हुआ था। तो 1935 के गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है वो वर्मा भारत से अलग हुआ था। 1937 में भारत से अलग हुआ था। अगला चैप्टर हम लोगों का जो होगा वो संविधान सभा और उसका निर्माण प्रक्रिया के बारे में होगा। हम लोगों ने यहाँ पर जो महारानी राज की थी 1858 के बाद 1947 तक, उसके बारे में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन यहाँ पर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।